now let's move towards the new HEC policy that has just been launched for the PhD students. क्या कहेंगे इसके बारे में? चैलेंजेस हैं इसके साथ. दिस इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड. अब एक तो ये है कि हमारे यहाँ ना, हम जब एमफिल प्रोग्राम बंद करेंगे तो यूनिवर्सिटीज को इस वक्त मनी जनरेशन का एक चैलेंज भी है. और एमफिल बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, आई नो कि पंजाब यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा चार्ज नहीं करती और पंजाब यूनिवर्सिटी के पास रिसोर्सेज है कि पंजाब यूनिवर्सिटी कम फीस के साथ भी मैनेज कर रही है. लेकिन बाकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का ये दिस इज वन ऑफ दी वो जो इनकम जनरेशन है, ठीक है, वो इनकम जनरेशन को हम इतना बड़ा इशू नहीं बनाते. लेकिन अगर आपके पास, हम एमफिल में जी 60 स्टूडेंट एडमिट करते थे, उसमें आपके पास 7 एमफिल स्टूडेंट सुपरवाइज कर सकते थे, 5 पीएचडी कर सकते थे. अब जब हमने कह दिया जी कि हमने 5 ही लोग लेने हैं पीएचडी में, तो फिर आप देखें ना कि सुपरवाइज जब बीएस के बाद डायरेक्ट पीएचडी में आएंगे बच्चे, तो आपके पास इंडक्शन की जगह कितनी बचेगी? आपके पास तो स्टूडेंट लेने के लिए स्लॉट्स ही नहीं है ना फिर. तो अब आपके पास पहले एमफिल में बच्चा आता है, वो किसी हद तक उसका एप्टीट्यूड का अंदाजा हो जाता है. अब आपने जब उसको डे 1 आपने मार्क कर दिया एज पीएचडी स्टूडेंट, तो अगर आपके पास 10 फैकल्टी मेंबर्स हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स आप 50 लोग ले सकेंगे. तो कैसे होगा ये सारा कुछ, क्योंकि जबकि आपके पास यूथ की इतनी ज्यादा यूथ मौजूद है. अब अगर आप, तो मुझे इस पॉलिसी में सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो यही लग रहा है कि जी आपके पास इतनी फैकल्टी तो है नहीं कि आप वो 5 पीएचडी वाला क्राइटेरिया रखें, और आप कहें जी अगर आपने ज्यादा स्टूडेंट्स को रजिस्टर कर देना एक सुपरवाइजर के साथ, तो फिर वो एक इम्प्रैक्टिकल सी बात हो जाती है. फिर हर स्टूडेंट, क्या हमारे यहाँ बीएस का बच्चा इस काबिल हो जाता है कि इमीडिएटली वो इतना मैच्योर हो जाए कि वो राइटिंग करना शुरू कर दे? वो भी चले हम एक्सेप्शनल बच्चों को ले लें, लेकिन जो आप कितने स्टूडेंट ले पाएंगे, ये बड़ा इशू है इस पॉलिसी के साथ. बाकी एक अल्टीमेटली हमें किसी हाइब्रिड से मोड में जाना पड़ेगा, और यूनिवर्सिटीज को इस साइड पे बड़ी ना ब्रेनस्टॉर्मिंग की जरूरत है कि जो ये नई स्कीम आ रही है इसके प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं. मुझे जो इस वक्त तो लग रहा है कि ये इसकी ना फिजिबिलिटी में सबसे बड़ा इशू ये है कि एचईसी आपको 5 से ज्यादा स्टूडेंट एक साइड पे नहीं अलाउ करती यदि आपने 5 ही स्टूडेंट लेने. इसका मतलब ये है कि जी जब आपके पास 5-5 वाली स्लॉट फिल हो जाएगी तो आप फर्दर एडमिशन नहीं कर पाएंगे. तो जो लोग आपके पास एडमिशन लेने आएंगे वो किधर जाएंगे? तो मुझे अभी इसमें एक बॉटलनेक ये नजर आ रहा है. आप सीरियस ग्रेजुएट के हिसाब से देखें तो मेरा ये मानना है कि जी बीएस की क्लास में बैठे हुए सारे बच्चे एक ही कैपेसिटी के नहीं होते. एक बच्चा होता है, मुमकिन है वो जो 4 साल का करिकुलम है वो 1.5 साल में मुकम्मल कर. एक बच्चा ऐसा होता है वो 4 साल में भी नहीं मुकम्मल कर सकता, वो 6 में जाके करेगा. फिर हमारा जो इंडक्शन क्राइटेरिया वो क्या होगा? क्या हमने एक आसान सा टेस्ट लेना है और फिर सबको उसमें एडमिट करवाना शुरू कर देना? तो ये सारी चीजें अभी उसमें ना बहुत सारा कुछ होने वाला बाकी है. मुझे ये बहुत प्लेन पॉलिसी नहीं लगती, विद अपॉलॉजी. अच्छा डॉक्टर साहब, एक तरफ हमारे पास जो नंबर ऑफ पीएचडी फैकल्टी मेंबर्स हैं वो कम है टू सुपरवाइज द स्टूडेंट्स. दूसरा डायलेमा ये है कि हमारे पास जो पीएचडीज हैं जो जॉबलेस हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं. तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? यानी जो पीएचडी जॉबलेस पीएचडीज जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको अपनी जो फैकल्टी पोजीशन एक्वायर करने के लिए क्या वो प्रॉपर एफर्ट नहीं कर रहे, या क्या वो फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, या इसमें हुकूमत की क्या जिम्मेदारी बनती है? देखिए, वो हमने ना एक्चुअली 2003 में ये पॉलिसी शुरू की थी, ये पीएचडी कराने वाली, और मैं उसके पहले बैचेस का स्टूडेंट हूँ. अब हम लोग जब आए थे ना, जैसी भी डिग्री होती थी चल जाती थी. मैं अपने स्टूडेंट को कहा करता हूँ कि अगर आपकी डिग्री मेरे जैसे हुई ना तो आपको नौकरी कोई नहीं मिलनी. यू हैव अ टफर कॉम्पिटिशन, यू हैव अ टफर कॉम्पिटिशन कि जी आपको, आप मेरे जब जैसी डिग्री मैंने की थी ना, मैं दोबारा लेके जाऊं, मुझे किसी ने नौकरी नहीं देनी. जब मैं आया था तब तो यूनिवर्सिटी खाली पड़ी थी, एक आसानी से जी घुस गए हम. अब इस वक्त जो गवर्नमेंट ने हमारे फंड्स को कर्टेल कर दिए यूनिवर्सिटियों के, जब फंड्स हमारे पास है नहीं तो फिर आपने करना क्या है जी? आपने देखना है कि इतने मेरे पास पैसे हैं, इन पैसों में इतनी नई पोजीशंस अनाउंस की जा सकती हैं, और इतने हम एडमिशन बढ़ाएंगे तो वो बजट की रिक्वायरमेंट्स मीट होंगी. तो यूनिवर्सिटीज नई अपॉइंटमेंट्स करेंगी तो तब ना, जब उनके पास कुशन होगा. तो यूनिवर्सिटीज के पास नई अपॉइंटमेंट का कुशन नहीं है बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट्स, ये जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है.
जो हमारे पास अब नई यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, हकीकत इस वक्त ये इसके साथ जुड़ा हुआ एक मसला और है कि जी वो नई यूनिवर्सिटी बनने के बाद पीएचडीज को तो आप नौकरियां दे देंगे, वो जो कुछ कुछ पीएचडीज को आप नौकरियां दे देंगे, सबको नहीं आप दे पाएंगे फिर भी। और जो पीएचडीज हैं उनको भी आप बदलना है कि अगर वो पेपर फॉर पेपर वाली पीएचडी कर रहे हैं तो भाई फिर आपको आपकी नाम शायद मजीद जरूरत नहीं। आई एम सॉरी फॉर दी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक पर्टिकुलर फील्ड लें आप, उसमें जो सुपरवाइजर की फील्ड है उसके जैसे 5 ऑलरेडी डिपार्टमेंट में मौजूद है। मिसाल के तौर पे अगर मेरी एक पर्टिकुलर फील्ड है और मेरे 5 कुलीग्स बिल्कुल मेरे जैसी ही रिसर्च कर रहे हैं और फिर मैंने उसी तरह की रिसर्च अपने ग्रेजुएट को करा दी, अब मुझे बताइए कि जी अब उसकी तो उतनी जरूरत ही नहीं रही। जब उसकी जरूरत नहीं है तो आप उसको डिग्री दिए जा रहे हैं, अब वो जाके मार्केट में अनएम्प्लॉयड पीएचडी बनेगा ना। दूसरा, अब हमारा जो पीएचडी है उसने बड़ी मेहनत से चीजें की होती हैं, उसमें इतना करेज ही नहीं होता जाके वो अपनी चीजों को डिफेंड कर पाए, वो कॉन्फ्रेंसेस में नहीं जाता, वो किसी भी जगह पे वो जिस दिन इंटरव्यू जाता है तो पहले तो वो ये क्लेम करता है कि आई एम एलिजिबल फॉर द पोजीशन, और इंटरव्यू में वो इतना डिफेंसिव होता है कि वो जो जैसे होता है ना जी प्लीज गिव मी जॉब, तो प्लीज गिव मी जॉब वाला जो माइंडसेट है उससे तो सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है। अब तो आपको बताना है कि भाई आई एम बेटर देन यू पीपल जो बैठे हुए पहले से। तो मेरे पहले पहले जो जब मैंने एम्प्लॉयमेंट शुरू वो नौकरी लगी तो हमारे एक वाइस चांसलर थे, वो कहते थे देयर इज ऑलवेज रूम ऑन द टॉप। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग बैठे हुए उनसे आप बेहतर होंगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी। अगर आप जो बैठे हुए हैं आप उनसे ही बैठे डर रहे हैं तो आपको नौकरी कौन देगा। अब हमारे इस वक्त हमने प्लानिंग की, कोई नहीं पीएचडी हम कराई जा रहे हैं, धड़ाधड़ कराई जा रहे हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटियों के पास पैसे नहीं है कि वो पोजीशन अनाउंस कर सकें। अब अगर उसके लिए बहुत पैसा चाहिए, फिर अगर हम पहले तो फैकल्टी ले आए, फिर हम अगर प्रोग्राम एक्सपेंड करना चाहते तो हमें बिल्डिंग के लिए पैसे चाहिए और हमारे पास वो पैसे नहीं। तो हम फर्दर पोजीशंस के लिए चेक है, उधर से पीएचडी हम कराई जा रहे हैं। एचईसी ने कहा जी बीएस के बाद आप डायरेक्ट पीएचडी करो, तो इतने पीएचडी हमने करने क्या है। तो हमारी जो वी आर अ नेशन विदाउट डायरेक्शन, और जो पीएचडीज हैं जब वो पीएचडी कर लेते हैं तो एक आजकल सीरियस डिबेट जो करने वाली है, और मेरा ख्याल है आप जैसे लोगों को इस इशू को टेकअप करना चाहिए कि क्या जो पीएचडी है इसके बाद आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं या कम हो जाती हैं। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का आपके पास एक नया चैलेंज आ जाता है। तो 2 रीजंस हैं पीएचडी के, एक तो गवर्नमेंट को पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे यूनिवर्सिटियों को ताकि उनको जॉब दी जा सके, और जो वो बाहर से नई नई चीजें सीख के आते हैं वो हमारी आगे यूथ को यहाँ पे सिखा सके। इस वक्त सूरत हाल है कि वो बाहर से नई चीजें सीख आते हैं, उनको 2-3 साल बेचारों को नौकरी नहीं मिलती। उनका जो भी वो बाहर से उन्होंने सीखी हुई चीजें होती हैं वो जब 3 साल उन लोगों के पीछे फिर के, डिपार्टमेंटों के चेयरमैनों के पीछे फिर के, यूनिवर्सिटियों में इंटरव्यू दे दे के उनकी सारी शाइन का तो सत्यानाश हो जाता है। और फिर हम उनको जिस स्टेज पे लेते हैं वो बेचारे इतने सिस्टम से पिसे हुए होते हैं कि उनका जो जेन्युइन टैलेंट है वो कहीं आगे पीछे हो चुका होता है। तो पीएचडी कितने करवाने हैं, कैसे करवाने हैं, ट्रेंड्स क्या है, जरूरत क्या है, ये पीएचडी करने वालों को भी सोचना है। एट द सेम टाइम थोड़ी सी गवर्नमेंट को भी अब अपनी जो डायरेक्शन है ना वो यूनिवर्सिटीज की तरफ करनी पड़ेगी कि आप बगैर पैसों के नहीं चला सकते। नई यूनिवर्सिटियां बनाने की बजाय जो पहले बनी हुई है ना उनकी तरफ देख लें कि वहां पे क्या सूरत हाल है, वहां पे कोई फैसिलिटीज है नहीं है। लैब के बिना हम साइंटिस्ट बनाने पे लगे हुए हैं स्कूलों में। अब आपका बच्चा 10 साल तक तो लैब नहीं पढ़ता और वो मैट्रिक साइंस के साथ करता है, उसको पता ही नहीं होता, अलफ बे पता नहीं होती लैब की। फिर उसके बाद वो एफएससी में आता है, वहां पे भी यही हाल होता है। और फिर जो आपने मॉडर्न यूनिवर्सिटीज बना दी हैं, जब तक वो यूनिवर्सिटियों के आपके पास लैब्स नहीं होंगी आप उनको बीएस की डिग्रियां भी दे देंगे, तो फिर उसके बाद उन्होंने किधर जाना है। वो फिर एक अनफॉर्चुनेटली एक नालायकी का ऐसा सिलसिला शुरू होगा जिसकी फिर लंबे अरसे तक हम कीमत भरेंगे। डॉक्टर साहब बहुत मजा आ रहा है, दिल कर रहा है कंटिन्यू रखें, आपकी मौजूदगी का हम फायदा उठाते हुए आपसे हम ये जरूर क्वेश्चन करेंगे कि आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है प्राइमरी से लेते हुए सेकेंडरी पे और फिर हायर एजुकेशन में क्या ऐसे इमीडिएट चैलेंजेस हैं जो हमें पेश आने वाले हैं और जिनको हमें किस तरीके से हमें इन्हें टैकल करना चाहिए। देखिए कुछ चीजें हैं हमें अपनी पहले तो प्रायोरिटीज चेंज करने की जरूरत है। हमारे यहाँ ये जो जब हम तालब इलम थे ना,
जो रवाज पढ़ाने का तब था, आज भी रवाज वही है पढ़ाने, जो कि बिल्कुल काम नहीं कर रहा। कुछ स्किल्स ऐसी हैं जो बच्चों को बहुत छोटी एज में आनी चाहिए। छोटी एज में बच्चे को, जब उसको पूरी अभी सेंसेस नहीं है मामलात की, वो जज होने का डर नहीं है, तो उसका स्टेज पे आना उसका बहुत जरूरी है। उस बच्चे में इतना एतमाद होना चाहिए कि वो सवाल कर सके। और फिर मैं तो अक्सर कहा करता हूँ, लिखा करता हूँ कि आजकल तो गूगल ने आपका मसला बड़ा सीधा कर दिया है। आप गूगल से पूछते जाएं कि आपको किस स्टेज पे कौन सी स्किल चाहिए, जिस उम्र में आपको जौन सी स्किल चाहिए, आपका स्कूल आप उसी हिसाब की स्ट्रेटेजीज डिजाइन कर लें। एक वो मैंने वर्कशॉप में पार्टिसिपेशन की थी, उसका टाइटल था इंक्वायरी बेस्ड साइंस एजुकेशन। उसमें बच्चों को सिखाना टारगेट है और बच्चे को ग्राउंड में ले गए आप। अब आपने उसके सामने चंद सवाल रख दिए और बच्चों से कहा कि अब आपने इस पे डेलिब्रेट करना। बच्चों ने सोचा, बच्चों ने फिर उस्ताद से सवाल किया और सवाल के जरिए सिखाया। तो जो इस तरह की एजुकेशन है, हमने उस एजुकेशन के तो पास ही कभी जाने का नहीं सोचा कि जिसमें बच्चा सवाल करे, बच्चा सवाल से सीखे। हम तो बच्चे को जवाब से सिखाना चाहते हैं। जवाब से सीखा हुआ तो फिर फौरी तौर पर भूल जाता है। सवाल से सीखा हुआ कभी नहीं भूलेगा, जवाब से सीखा हुआ फौरी तौर पे भूल जाएगा। फिर एक जो हमारा बड़ा अलमिया है वो ये है कि जी अब्बा जी को बड़ी फिक्र होती है कि मेरे बच्चे की पोजीशन कौन सी है, अम्मा को भी यही फिक्र है, और दाएं बाएं के सारे रिश्तेदारों को भी यही फिक्र है कि बच्चे की पोजीशन क्या आई। आ गई जी पोजीशन, अब आगे चल के क्या होगा। आपने एमएससी में भी ले ली पोजीशन, सारी आपकी पोजीशनें होगी, क्या कोई आपकी पोजीशन दे के आपको नौकरी दे दे? तो हकीकत ये है कि ये जो पोजीशन वाले बच्चे हैं ना, ये खास तौर पे जो दो डिवीजन है हमारी, मुल्तान डिवीजन और डीजी खान डिवीजन, इनके जो पोजीशन होल्डर्स हैं, इनका मेरे साथ डायरेक्ट, मैं इनका टीचर हूँ कई सालों से। और मैं ये दो डिवीजनों के ब्रिलियंट बच्चे, इनको पढ़ाने के बाद मैं जब ये कॉन्वोकेशन पे आते हैं ना, तो मैं इनसे पूछा करता हूँ बच्चे क्या कर रहे हो। तो जो वो कर रहे होते हैं ना, उसके बाद मुझे एज टीचर बाज़ एम्बेरसमेंट होती है कि हमारी सोसाइटी इन बच्चों के टैलेंट का फायदा नहीं उठा रही, इनको कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही। वो बहुत ही 50-60 हजार वाली नौकरी आपके दो डिवीजनों का टॉपर कर रहा होता है। उस बच्चे को उसकी पोजीशन का, उसके टैलेंट का कोई कदर नहीं है कि जी इस बच्चे ने पोजीशन ले ली तो हम अब इसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट्स दे दें, कोई चक्कर ही नहीं। दूसरा, अगर हम सिर्फ पोजीशनों पे के पीछे ही चले जाएं तो आपके इतने तालीमी इदारे बन गए हुए हैं कि सिर्फ गोल्ड मेडलिस्ट ही ढेर सारे हो जाते हैं एक शहर में। छोटा सा इलाका है, उसमें यूनिवर्सिटियां दो दो तीन तीन आ गई, फिर जो यूनिवर्सिटियां नहीं है उनके कैंपसेस आ गए, फिर मॉर्निंग प्रोग्राम आ गए, इवनिंग प्रोग्राम आ गए, और कोई रोकने वाला नहीं है कि भाई डिग्री करके जाओगे किधर। आप सिर्फ हर क्लास के जो तीन तीन पोजीशन होल्डर्स हैं, आप उन्हीं का सर्वे कर लें कि वो बच्चे जाते किधर हैं, वो जो आपकी क्रीम निकलती है, अंदाजा हो जाएगा कि हम कितने फेल्ड कौम है। जिस कौम के पास अपनी यूथ के टैलेंट से फायदा उठाने की कैपेसिटी ना हो, उसका फिर यही हाल होता है जो हमारा हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। और हम, मुझे 5-6 साल पहले मैंने एक चीज एनालाइज की कि मेरे पास ये जो 60 बच्चा आता है, जब इसका एडमिशन होना होता है ना बीएस में, तो इसके अम्मा अब्बा बड़े सेलिब्रेट करते हैं जी बच्चे का एडमिशन हो गया। इसका मतलब हमने 60 ब्रिलियंट मेरिटोरियस बच्चे लिए। जब वो बच्चा 4 साल हमारे पास पढ़ता है, तो 4 साल के बाद हमारी टी पे कितने बच्चे डिबेट होते हैं? 5-7। बहुत ज्यादा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सूरत हो तो 10 बच्चों के नाम टीचरों को याद होते हैं। बाकी 50 बच्चा ऐसा होता है जिसपे हमने नालायक की स्टैंप लगा दी होती है, और वो बेचारा बच्चा खुद भी अपने एतमाद से छुट्टी करा चुका होता है, उसमें एतमाद नहीं होता। तो जो हम फिर क्या कर रहे हैं, हमारा जो क्लासरूम जिसका बुनियादी काम ये था कि वो बच्चे को ब्रिलियंट करता, वो उसकी जो शाइन है उसको इम्प्रूव करता, हमारा क्लासरूम बिल्कुल उलट काम कर रहा है कि जी हमारा क्लासरूम 60 मेरिटोरियस बच्चों को लेता है, 10-15 के बारे में कहता है जी आप अच्छे हो, बाकियों को फारिग करता है और छुट्टी सारा कुछ। तो हम इस वक्त जो हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें नंबर ही हमारी ड्राइविंग फोर्स है, और अब मार्केट ने खैर वो नंबरों की छुट्टी करा दी है, लेकिन अब भी हम नंबरों और डिग्रियों के पीछे लगे हुए हैं, तो हम सिर्फ अपनी यूथ को जाया ही कर रहे हैं। तो अगर हम इनकी थोड़ी सी कोई सिमत ठीक कर दें तो अल्लाह करेगा जी यही वाली जो यूथ है, क्योंकि भेड़ चाल का एक बड़ा मजे का फायदा भी होता है कि एक अगर कामयाब हो जाए ना,
तो फिर बाकी भी उधर ही दौड़ पड़ते हैं। तो फिर मुमकिन है जी अगर आपको 4 आप उम्मीद की किरणें दिखा दें 4-1 को, तो वो चीजें चल पड़े आगे। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्या ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं कि वो क्या करें? मिसाल के तौर पे फैकल्टी मेंबर क्या करें, उनके लिए क्या मैसेज हो सकता है? पेरेंट्स क्या करें? स्टूडेंट्स क्या करें? हर काम हुकूमत नहीं कर सकती, जो नहीं कर रहे वो हम लोगों ने हाईलाइट किया। स्टूडेंट्स के लेवल पे, पेरेंट्स के लेवल पे, फैकल्टी मेंबर्स को क्या मैसेज देंगे आप, वो क्या करें कि ये उनमें हम क्वालिटी को एक अच्छा स्टॉक प्रोड्यूस कर सकें? सबसे पहला मेरा तो ये है कि ये काम बिल्कुल एक टॉप से शुरू करने वाला, एक बॉटम से शुरू करने वाला। टॉप से शुरू करना है जी, आपको अपना पीएचडी प्रोग्राम ठीक करना है। जो पीएचडी ग्रेजुएट होना, जब उसने 4 साल अपनी मेच्योरिटी की एज में एक काम पे लगाए हैं, तो उसके बाद उसको जेन्युइन एक्सपर्ट बनना है। जब मैं कहता हूँ जेन्युइन एक्सपर्ट, तो उसको देखना है कि मेरे सब्जेक्ट की टेक्निकल डिटेल्स क्या है, मेरे सब्जेक्ट का मार्केट से क्या ताल्लुक है, मेरे सब्जेक्ट का लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, और जो रेलिवेंस है वो क्या क्या है। अब हम आपको इस वक्त ना, आप रेलिवेंस की बड़ी बात सुनेंगे कि जी रेलिवेंस क्या है, लेकिन आपके जो डिपार्टमेंट हैं जैसे वो 1980 में थे, आज भी वो उतने ही सेग्रीगेटेड है। ये जो डेटा साइंस है, फॉर एग्जांपल डेटा साइंस में आपको 3 तरह की एक्सपर्टीज चाहिए, कि बंदे को मैथ्स आती हो, बंदे को स्टेटिस्टिक्स आती हो, और बंदे को कंप्यूटर साइंस की ग्रिप हो। अब हमारे यहाँ जो मैथ्स वाले हैं वो अपने हिस्से का काम करके खुश बैठे हैं, स्टेटिस्टिक्स वाले अपने हिस्से का काम खुश करके खुश बैठे हैं, कंप्यूटर साइंस वाले अपने हिस्से का काम करके खुश बैठे हैं। हम जबकि हमें मर्जर चाहिए। जब मर्जर चाहिए तो फिर जो आपकी पीएचडी डिग्री है उसमें जब आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर टॉपिक पे टेक्निकल एप्लीकेशंस, रेलेवेंस, मार्केट, इनोवेशन और कमर्शलाइजेशन तक ले जाके छोड़े। तो उसके लिए आप जो ग्रेजुएट है उसको बीएस से प्लान करना पड़ेगा। ये सारी चीजें कहने में बहुत आसान है, करने में इतनी आसान नहीं है। जब मैं पीएचडी की बात कर रहा हूं, मैं तो अपने स्टूडेंटों को ये तक कहता होता हूँ कि ये जो आप लोग ना वीक में एक दफा किसी बड़े मॉल में चले जाया करो, वहां पे जाके उनकी जो कॉफी शॉप है या किसी जगह पे बर्गर मिलता है, वहां पे अपने घंटा डेढ़ बैठना है एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ बिजनेस। और फिर डिफरेंट मार्केट्स में आपने जाना है, हर किस्म की मार्केट को जाके देखें, और फिर ये देखें कि आपका जो काम है वो आप किस के साथ जाके अपनी रेलेवेंस डेवलप कर सकते हैं। जिसके साथ आप रेलेवेंस डेवलप कर सकते हैं, हम मैथ वाले जो मतलब जो मैथ पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, अगर ये 6 महीने से 8 महीने तक काम कर लेना, ये तो सारे के सारे चाहे डेटा साइंस में घुस जाए। और अभी हमारे पास इस फील्ड में इतनी स्पेस है कि डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, पाकिस्तान में अभी इनके जो जेन्युइन एक्सपर्ट्स हैं वो नहीं है। जैसे ही वो आएंगे तो हम ये जो रेवोल्यूशन है इसके साथ इवॉल्व करना शुरू करते हैं। दूसरी साइड है जो बिल्कुल ही ग्रास रूट लेवल है, हमारे बच्चे जो हैं, बच्चों को जज करना हमें बंद करना है। ये उनकी ना जो पहले तो उनकी जो माँ है उसकी एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि वो घर में बच्चे के साथ क्या ट्रीटमेंट कर रही है, माँ की एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो फादर है उसने प्रोफेशनल डिस्कशन बाप के जुम्मे आती है। माँ जो है उसकी इमोशनल साइड को कवर करेगी, बाप प्रोफेशनल साइड को कवर करेगा। फिर वो जब बच्चे को स्कूल लेके जाए ना, तो कोशिश ये करें कि बच्चे की पोजीशन को डिस्कस ना करें, बच्चे को पोजीशन का आदी ना बनाए। उसको बचपन में जब उसका मजा करने का टाइम है, सीखने का टाइम है, जिंदगी जीने का टाइम है, हम उसको रेस घोड़ा बना देते हैं जी, रेस का, कि जी पोजीशन ले, ये पोजीशन ले, इसकी पोजीशन कौन सी आई। उससे आपने उसका सीखना सेकंड ईयर पे आ गया, उसकी रेस पहले दर्जे पे आ गई। तो जो सीखा हुआ उसका बचपन का होगा ना, जो उसने गलती करके सीखा होगा, जो उसने अपनी मर्जी से सीखा होगा, दैट विल स्टे। फिर बचपन में उसको गेम्स पे जरूर लेके जाएं जी, गेम्स उसकी बहुत जरूरी है। कुछ कंट्रीज में जो एडवांस है वहां पे तो बाकायदा वो शर्त लगा देते हैं ना कि जी आपने ये कोर्स किया होगा तो ही आपको हम ये डिग्री मुकम्मल करेंगे, और वो जो कोर्स है वो किसी पर्टिकुलर गेम का हो। तो हमारे बच्चे खेलों से दूर है। हमारे यहाँ जब बच्चा 9th में आता है ना, तो 9th में उसको ये भाषण दिया जाता है कि बेटा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तेरी जिंदगी बननी है या तबाह होनी है। अब शाबाश, तू सुबह से पढ़ना शुरू करेगा, सुबह से लेकर दोपहर तक तू कॉलेज जाएगा, शाम को तू अकेडमी जाएगा, और रात को आगे तू रटा मारेगा, अगले दिन आगे फिर तू इसी चक्कर में रहेगा।
ये 4 साल जब लाइफ को मुकम्मल तौर पे बिल्कुल डायरेक्शन दे देते हैं, और वो उन 4 सालों में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता, वो नंबर लेता है और एफएससी के बाद उसको यूनिवर्सिटी में आगे लगता है कि ये तो हकीकत तो बिल्कुल इससे मुख्तलिफ थी, मैंने तो रट्टा मारा हुआ था, मुझे तो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं आता। तो वो जो लर्निंग है उसको प्रायोरिटाइज करना है, स्कोर्स विल फॉलो। वो जो 3 इडियट्स मूवी थी ना, उसकी वो जो पंच लाइन है वो हमें बार बार बच्चों को बतानी है कि काबिल बनो बच्चा, कामयाबी झक मारती हुई पीछे आएगी। कामयाबी पीछे भागने से नहीं आती, कामयाबी के लिए तो आपको खुद को कामयाबी के काबिल बनाना पड़ता है। तो जो एनेबल होते हैं, जो काबिल होते हैं, कामयाबी खुद ही उनका पीछा करती है, उनके पीछे आ जाती है। और कौन कैरियर प्लान कर सकता है? तो आपको स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल चाहिए होते हैं जो एक कैरियर में अगर नहीं चल पाए तो दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा, तीसरा नहीं चौथा। वो एक और हमारे यहाँ फजूल सी बात की जाती है जी, जो पैशन है इसका वो करने दो। अब भाई पैशन आपने उसको कितनी एडवेंचर करने दी है जो उसको पैशन का पता होगा? उसको आपने जितनी दुनिया दिखाई वो उसी में से अपना पैशन डिसाइड करेगा ना। अब आपने उसको काम ना उसको आपने खेलने दिया, ना आपने उसको आर्ट्स में जाने दिया, ना आपने उसको कोई भी और साइड पे जाने दिया, जबकि आप उसको एंड पे जाके क्या कहते हैं कि जिधर इसका पैशन है ना ये उधर जाएगा। अब पैशन का बच्चे को पता ही नहीं है कि पैशन, मेरा पैशन है क्या। तो जैसे जैसे बड़ा होगा उसको कुछ 4 5 6 10 चीजें करेगा, फिर उसको लगेगा ये चीज ऐसी है जिसमें मैं एक्सेल कर सकता हूँ। तो वो जो पैशन के लिए लेट हिम मेक मिस्टेक्स, तो हमारे यहाँ वो भी बड़ी गड़बड़ है। और ये पेरेंट्स को ये देखना है कि जी ये उनका 20 साल प्रोजेक्ट होता है, बच्चा जो 20 साल प्रोजेक्ट है, अब उसको उन्होंने प्रोजेक्ट के तौर पे चलाना है। तो अगर 20 साल में वो कुछ ढंग का प्रोजेक्ट बना लेंगे तो वो बच्चा सक्सेसफुल होगा और उनको सपोर्ट करेगा, अदरवाइज फेलियर होगा। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, आपसे बात करने का बहुत मजा आया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपने इंतहाई सूदमंद बातें की हैं इससे हमारी यूथ को, फैकल्टी मेंबर्स को और पेरेंट्स को वो इससे इस्तेफादा लेते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का।